नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का लोक प्रशासन की इस क्लास में। और आज हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत अपने कर रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है प्रशासन का सिद्धांत। इसमें कई सारे थिंकर्स और उनके दिए हुए सिद्धांतों को हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन 110% हर साल आपको एक या दो दो भी और तीन तक भी सवाल एक ही एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास का ये। इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। आप लोगों को सूचना दे देता हूं कि अगर आप लोगों को कोई एडमिशन लेना है लोक प्रशासन की क्लास में या चैनल के अन्य किसी कोर्स में, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समस्त क्लासेस जो है यूपी पीसीएस 2021 के लिए संचालित की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लोक प्रशासन विषय में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समझने में कोई बात आपको मुझसे करनी है, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, प्रशासन के सिद्धांत। और इसमें हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंधन। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? FW टेरल, फ्रैंकलो विल्सन टेलर, और इसको टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां से क्वेश्चन मान के चलिए आप, हर अल्टरनेट ईयर आता ही आता है इस टॉपिक से। मैं बात कर रहा हूं वैज्ञानिक प्रबंधन की। अगर तो सबसे पहले देखेंगे उदय और विकास, कैसे इसका उदय हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसका उदय और विकास के बारे में समझते हैं। 20वीं सदी से के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का जो है प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत मतलब जो सभी थिंकर्स या जो सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा पहला सिद्धांत जो है लोक प्रशासन का, अगर कोई बना है प्रशासन का, तो उससे किसको माना जाता है? वो वैज्ञानिक प्रबंधन को। लेकिन इस सिद्धांत की शुरुआत करने वाले टेलर नहीं थे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। उनसे पहले चार्ल्स बेबेज, हेनरी आर टाउनी और हेनरी मेटकाफ जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ पद्धतियों और तकनीकों का जो है विकास वो कर चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंधन एज ए नेम के रूप में, वैज्ञानिक प्रबंधन एज ए शब्द के रूप में, नामक शब्द पहली बार जो है लुई ब्रेंडिज जो है उन्होंने प्रयोग किया था। तो कुछ इसकी तकनीकें और इवन यहां इसका जो नाम है वो भी आपके टेलर से पहले इसका प्रयोग हमने देख लिया था। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन को टेलरवाद के रूप में ज्यादा जाना गया, उसको मान्यता अधिक मिली, क्योंकि इन्होंने इसको संपूर्ण रूप से विकसित किया था, इसलिए इसका नाम टेलरवाद पड़ा। और जनक को, इनके जनक के रूप में इसको, जो टेलरवाद को और जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या माना गया कि इसके जनक कौन है? FW टेलर। उसके पीछे के जो है बहुत सारे कारण है, जैसे आप लोग अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जबकि इसकी कुछ तकनीकें और इसका नाम तक जो है पहले से ही उपलब्ध था। वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर के योगदान उनकी रचनाओं द्वारा समझा जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी कृतियां ऐसी बनाई, लिखी, जो उससे रिलेटेड थी, जिससे उनके योगदान को समझा जा सकता है आसानी से। एक सेकंड, पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लूं मैं। ठीक है, तो कौन कौन सी उनकी बुक थी जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या उपलब्ध कराया। और उनकी रचनाओं के नाम देखिए, जब क्वेश्चन आता है तो आप अगर लिखते हैं उदय और विकास में, देखिए क्वेश्चन नहीं आता है। जहां पे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इनकी किताबों के नाम जो है किसी भी आंसर में अपने डाल सकते हैं, ताकि आपको नंबर जो है मिल जाए। इवन प्रस्तावना में ऊपर की बातें और बुक्स के नाम आप आसानी से डालकर अपनी प्रस्तावना को मजबूत कर सकते हैं। तो उनकी किताब थी अ पीस रेट सिस्टम, 1895 में लिखी गई। दूसरा, शॉप मैनेजमेंट 1903 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। तो ये इनके कुछ कृतियां हैं जिनका उल्लेख आप अपने पेपर में कर सकते हैं। तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ, आपने वैज्ञानिक प्रबंधन को और टेलर को जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है। जहां से सवाल आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, निश्चिंत रहिए। औद्योगिक और सरकारी दोनों ही संगठनों के प्रशासनिक विचार और प्रणाली पर वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का क्या है? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कहाँ का? औद्योगिक प्रबंधन और सरकारी दोनों जगह ही जो है ये इसने अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसकी मूल विषय वस्तु क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार, कि जिसको मतलब उदय होने का कारण क्या था, इसमें है क्या अल्टीमेटली। इसकी सिद्धांत और तकनीकों पर जाने से पहले इसकी मूल विषय वस्तु को समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली इसके आने का और लाने का कारण क्या था। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है। प्रबंधन को इन्होंने क्या माना? सच्चा विज्ञान। मतलब
प्रबंधन में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो कि एक विज्ञान में पाए जाते हैं। इसलिए टेलर ने प्रबंधन को सच्चा विज्ञान माना, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित होता है और इस प्रकार के हर प्रकार के संगठन में ये सार्वभौमिक रूप से जो है क्या, ये जो नियम कानून की बात हो रही है वह कोई भी संगठन में चले जाओ, चाहे निजी हो, चाहे प्रशासन, चाहे क्या कहते हैं कि लोक हो, उसमें पाए जाएंगे। जैसा कि आपने गुलिक के बारे में देखा, पोस्ट कोर के हम लोगों ने जब डिस्कस किया था या बात की थी कि इसके कुछ जो नियम है वो हर जगह है जो है आपको देखने को समान रूप से मिलते हैं, ऐसा टेलर का भी मानना था। वैज्ञानिक प्रबंधन का सरोकार औद्योगिक संगठनों की प्रबंधकीय प्रथाओं, किससे, प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू करने, उनको प्रयोग करने से था। किस चीज में, इसका जो मूल सार है वैज्ञानिक प्रबंधन का वो क्या है, उसका सरोकार है कि जो औद्योगिक संगठन है उसके जो प्रबंधकीय प्रथाएं हैं, जो उनका जो वहां का मैनेजमेंट है और जो वहां का जो प्रोडक्शन है, उसमें ये जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जो इन्होंने बताई कि इसको इस तरीके से काम करोगे। अल्टीमेटली वैज्ञानिक प्रबंधन था क्या, इसको एक अगर लेमन लैंग्वेज में समझिए तो किसी काम को कैसे परफेक्ट तरीके से किया जाए कि मैक्सिमम उत्पादन हो जाए, यही है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन। उन्होंने काम करने का तरीका बताया, ठीक है, मतलब बोला कि आप फावड़े को पकड़ो और फावड़े को इस तरीके से चलाओगे तो ज्यादा मिट्टी एक फावड़े में निकल कर आएगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी पद्धतियां बता के टेलर ने क्या किया, प्रबंधन में की प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं में जो वैज्ञानिक तरीके थे उनका प्रयोग करने पर बल दिया और अल्टीमेटली यही उनका वैज्ञानिक प्रबंधन था। इससे संगठन के निम्नतर स्तर जो कि वर्कर ग्रुप होता है वहां पर जो है उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। मतलब काम देखिए कौन करता है, प्रबंधन के जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते, वो सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं। अल्टीमेटली काम कौन करता है, वर्कर। किसी भी संगठन की अगर बात की जाए, खासतौर से अगर प्राइवेट संगठन की बात की जाए तो वहां पर, और अगर किसी कारखाने की आप बात करोगे तो लेबर वर्कर जो होती, लेबर वर्ग जो होता है वही जो है असली मशीन है उस संगठन की। तो उसको अगर आप बताओगे कि वो अगर उसको नहीं जानकारी है तो किसी भी तरीके से करता रहेगा उस काम को, लेकिन अगर उसको एक साइंटिफिक तरीका बता दोगे आप कि भाई इसको इस तरीके से करो तो आप 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, उस तरीके से करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने निचले स्तर के जो कर्मचारी थे या जो निचले वर्ग के वर्कर ग्रुप था उन पर ध्यान दिया और उसको समझाया, उसको बताया कि सही तरीका क्या है काम करने का। औद्योगिक संगठनों में अपने प्रयोग के दौरान टेलर का सामना काम चोरी की परिघटना से हुआ। मतलब लोग जो है काम करना पसंद नहीं करते थे, समय काटते थे, इधर उधर घूमते टहलते रहते थे कि बस समय बिताना है और घर चले जाना है और हमारी सैलरी बन गई, जिससे मजदूरों की प्रवृत्ति उत्पादन को बाधित करने की होती थी। उन्होंने इस परिघटना को 2 भागों में बांटा, एक थी स्वाभाविक काम चोरी और दूसरी थी व्यवस्थित काम चोरी। इन्होंने कहा कि काम चोरी की घटना जो है संगठनों में है, इसीलिए जो है उत्पादन जो है बढ़ नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो परिघटना है इसके पीछे के 2 कारण हैं और 2 वर्गों में बांटा, एक स्वाभाविक, एक काम चोरी। क्या है दोनों देखिए, इन्होंने कहा जो स्वाभाविक, समझ लीजिए, इतना लिखने के डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक मतलब जो कि उनको जानकारी ही नहीं, जैसा मैंने बताया उनको पता ही नहीं कि 1 घंटे काम आधे घंटे में कैसे हो सकता है, तो वो स्वाभाविक हो गई। एक व्यवस्थित, इनको पता तो है कि काम करना है लेकिन ये जानबूझकर कर क्या रहे, टाल मटोल, इधर उधर लेट जाना, बाहर निकल जाना, टॉयलेट के बहाने बाहर घूमते रहना या खाना खाने के लिए आधे घंटे की जगह 1 घंटे में खाना, तो इसको कह रहे हैं व्यवस्थित काम चोरी। और स्वाभाविक काम चोरी वही जो मैंने बताया जिसमें उनको जानकारी ही नहीं कि काम को करने का सही तरीका क्या है, उससे क्या हो रहा है, जो काम उनका आधे घंटे में हो जाना चाहिए था वो 2 घंटे में हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने 2 भागों में बांटा था। फिर टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को 3 कल्पनाओं पर आधारित किया है। क्या क्या कल्पनाएं इनकी, जो इनके सिद्धांत हैं प्रबंधन के सिद्धांत, मेनली क्वेश्चन यही से आता है आपको, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या उसके तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो इनका जो कल्पनाएं थी 3 जिसपे इनका पूरा वैज्ञानिक प्रबंधन टिका था, वो क्या क्या था। पहला, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनात्मक कार्यप्रणाली को जो है उन्नत किया जा सकता है। उनका कहना था अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो जो संगठन की पूरी कार्यप्रणाली है वो बूम कर जाएगी, उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा, एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाला नहीं बल्कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला मजदूर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सिर्फ काम को शुरू करने वाले को अच्छा मजदूर मत मानो, जो प्रबंधन या मैनेजमेंट डायरेक्शन दे रहा है उसको मानने वाला जो मजदूर होगा वो बेहतर मजदूर माना जाएगा, ऐसा इनका मानना था और इसे इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल भी किया। तीसरा, हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है
यानी वह आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। उनका कहना है कि अगर जिसको पैसा देते जाओगे आप तो वो काम करता जाएगा। आप पैसा देते जाओ मजदूर को, ओवर टाइम करता जाएगा, खूब पैसा दो और काम करेगा। उनका कहने का मतलब अल्टीमेटली उसको पैसे से जो है आप कितना भी काम उससे करवा सकते हो। ये इनकी 3 परिकल्पनाएं थी जिसके आधार पर उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत गढ़ा। इसी के आधार पर इनकी आलोचना भी होती है, उसको भी देखेंगे हम लोग। जो इनके सिद्धांत है, यहां से क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को वर्णन कीजिए या उस पर प्रकाश डालिए। तो इनके जो सिद्धांत थे वैज्ञानिक प्रबंधन के, कुल 4 सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला है प्रचलित नियम नहीं बल्कि विज्ञान। दूसरा, विसंगति नहीं अपितु सामंजस्य। प्रचलित नियम नहीं बल्कि विज्ञान मतलब जो लगा, इसको समझ पहले बता देता हूं, फिर इसका चारों को मतलब समझाऊंगा आपको। तीसरा है व्यक्तिवाद नहीं अपितु सहयोग। और चौथा इनका बाधित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन। प्रचलित नियम नहीं बल्कि विज्ञान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब तक एक ढर्रा चला आ रहा था काम करने का, उसको छोड़ना होगा और एक जो वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड तरीका है किसी काम को करने का, उसे अपनाकर संगठनों को बेहतर स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। तो पहला इनके सिद्धांत यही है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो परंपरागत नियम, प्रचलित नियम चले आ रहे थे, उसको छोड़ना पड़ेगा और विज्ञान पर आधारित जो मापदंड है विज्ञान के, उसके आधार पर कार्य करना होगा। जो कार्य करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसे अपनाकर जो है हम एक बेहतर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा विसंगति नहीं अपितु सामंजस्य, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, टीम वर्क जो होनी चाहिए। और दूसरी क्या होना चाहिए, साथ साथ इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की बात को मानकर कार्य करना ज्यादा आवश्यक है अपितु अपने अपने हिसाब से काम करना। ये इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। तीसरा कहा व्यक्तिवाद नहीं अपितु सहयोग, मतलब वहां पर क्या हो, संगठन के अंदर एक सहयोग की भावना से कार्य किया जाए, न कि किसी पर्टिकुलर व्यक्तिवादी स्थिति में अपने अपने हिसाब से या फिर किसी एक को मान के कि हाँ ये साहब अच्छा है इनके हिसाब से करेंगे, वो साहब अच्छे उनके हिसाब से नहीं। एक पूरा टीम वर्क होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, और पूरे जो एक उनको डायरेक्शन दे। इसमें उन्होंने अभी आगे बताएंगे आपको एक कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया था, उसमें भी उसके अंदर यहां पर समस्या आती है। इसीलिए इन्होंने इस बात को कहा है कि व्यक्तिवाद नहीं सहयोग पे काम करना होगा हमें, तब जाके कि ये साहब अच्छे हैं वो साहब बेकार है, इस तरीके से नहीं। जो जिसने कहा, जिसने जो बात कही उसकी बात मानना होगा आपको। ये नहीं कि आप एक की मान रहे हो दूसरे की नहीं मान रहे हो, यानी सहयोग से काम करना होगा। बाधित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन, जैसा उन्होंने बताया कि 2 तरीके की कामचोरी थी, एक व्यवहारिक और एक जो थी ही। तो उन्होंने कहा कि उस चीज को हटाना होगा और उसको समाप्त करके हम क्या करेंगे, अधिक उत्पादन की ओर बढ़ सकते हैं। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन में मजदूरों के लिए उनके कर्तव्यों, कामों और सहकर्मियों और उनके मालिकों के प्रति एक पूर्ण बौद्धिक क्रांति शामिल है। प्रबंधकों के लिए उनके मजदूर और उनकी समस्याओं के प्रति संपूर्ण बौद्धिक क्रांति है। इस तरह दोनों ही मजदूर और प्रबंधक पात्रों की ओर से बौद्धिक क्रांति इस चेतना की मांग करती है कि उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं और दोनों सहयोग से ही उन्नति कर सकते हैं, न कि टकराव से। यह वैज्ञानिक प्रबंधन का सार है। कहने का अर्थ है कि जो अल्टीमेटली वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है, वो कहता है आपका कि जो मजदूर है और प्रबंधक है, वो दोनों क्या हैं, वो एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर बात प्रबंधक की जाए तो बिना मजदूर के कोई भी प्रबंधक या कोई भी संगठन या कोई भी औद्योगिक संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात प्रबंधकों को भी समझनी चाहिए कि जो मजदूर है उनको आगे बढ़ना है या उनको आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आगे बढ़े या उनका विकास नहीं हुआ या उनका लाभ नहीं हुआ तो संगठन बैठ जाएगा। इस बौद्धिक क्रांति के आधार पर जो है हमें वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करना है और इसे आगे ले जाना पड़ेगा। और ये मान के चलना पड़ेगा कि दोनों के जो हित हैं, मतलब प्रबंधकों के और मजदूरों के, वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर एक को भी चोट पहुंचेगी, चाहे मजदूर हो चाहे प्रबंधक, दोनों में से कोई भी पलड़ा भारी हुआ या कमजोर हुआ, उसका नुकसान कहां होगा, संगठन में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है टेलर ने बहुत पहले कह दी थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की बात हो रही है ये, तो उस समय उन्होंने ये बात कही, जिससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बड़ी बात की, जो कि वर्तमान में आपका क्या है, अगर देखेंगे आप तो प्रबंध में कामकारों की भागीदारी वाली जो बात है वर्तमान सरकार की, हमारे संविधान में जिसका वर्णन किया गया है डीपीएसपी में, वो कहीं न कहीं यहाँ फिट बैठती है। लेकिन कितने पहले इन्होंने ये बात कही थी।
टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों को अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी को अधिकतम समृद्धि हासिल करना होना चाहिए। इनके टेलर कहते हैं कि जो प्रबंधन है आपका, जो मैनेजमेंट है, उसका क्या टारगेट होना चाहिए कि जो आपकी कंपनी का मालिक है, भाई मालिक अलग होगा, जो उसको संभाल रहा होगा मैनेजर अलग होगा, तो मैनेजर का क्या काम होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए कि अपने मालिक को मैक्सिमम लाभ पहुंचाए, साथ साथ जो उसके कर्मचारी है, मजदूर है, उसकी भी समृद्धि जो है अधिकतम रूप में हासिल करवाए उसको। वही बात जो बौद्धिक क्रांति के संदर्भ में ऊपर की गई कि अगर इस चीज को लेकर चलेगा प्रबंधन, तो इसमें क्या होगा, मालिक और कर्मचारी दोनों संतुष्ट होंगे, संगठन बढ़ेगा और प्रबंधन भी जो है बेहतर स्थिति में रहेगा। तो ये इनके सिद्धांतों का मूल सार है। अल्टीमेटली इसी चीज पर टारगेट करके इन्होंने पूरा सिद्धांत जो है अपना निरूपित किया। अलग से क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें क्या क्या हैं, उन पे प्रकाश डालिए। तकनीकों पे आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको डिटेल भी कर सकते हो। इसको हेडिंग बना दिए और डिटेल कर दिए। अभी जब मैं वो लेके आऊंगा ना, इसके जो संकेतक, जब संकेतक एक यूनिट के बाद लेके आऊंगा, तो आप लोग को यहां बताऊंगा मैं इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा आप डालोगे, ताकि एक हेडिंग के रूप में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें क्या क्या हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करने में वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें, इसे ध्यान दीजिए, क्रियाविधि भी आता है, तो कभी क्रियाविधि आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तकनीक और क्रियाविधि जो है एक ही चीज है, ठीक। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें वो चीज है जो वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करेंगे कैसे, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी ना। ऐसा तो मुंह से बोल दिया लागू हो गया जी, चलो आज से वैज्ञानिक प्रबंधन, नहीं ना। उसके लिए कुछ टेक्निक होगी, कुछ तरीका होगा, कुछ क्रियाविधि होगी, उसके मदद से ही आप वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राप्त कर पाओगे। तो क्या तकनीकें देखते हैं। पहली तकनीक है इनकी कार्यात्मक फोरमैनशिप, दूसरा गति अध्ययन, तीसरा समय अध्ययन, अंतरीय पीस रेट सिस्टम, अपवाद सिद्धांत और अन्य तकनीकें। इस प्रकार से इन्होंने कुछ तकनीकें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कार्यात्मक फोरमैनशिप, गति और समय अध्ययन, अंतरीय पीस रेट सिस्टम और अपवाद का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है। तो इसको एक एक करके समझेंगे क्या क्या है ये देखने से। स्वतंत्र क्वेश्चन आता है, तकनीकों और क्रियाविधि में ध्यान दीजिएगा। कार्यात्मक फोरमैनशिप क्या, देखिए, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैनशिपों द्वारा जो है, फोरमैनों द्वारा क्या होता है, पर्यवेक्षित और मार्ग निर्देशित किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्लानिंग वाले 4 अलग होने चाहिए और जो डायरेक्शन वाले होंगे 4 अलग होने चाहिए। इस प्रकार 8 बॉस की संकल्पना उन्होंने प्रदर्शित की थी कि जो प्लानिंग वाले होंगे वो अलग से बताएंगे कि मजदूरों को कैसे काम करना है, और मतलब क्या क्या करना है, और डायरेक्शन वाले जो हैं वो बताएंगे कि कैसे करना है। इस तरीके से 8 कार्यात्मक फोरमैनों की संकल्पना प्रस्तुत की और कहा कि वो लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे और उसके आधार पर मजदूर कार्य करेगा। इस तरह उन्होंने एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था को खारिज किया। मतलब उन्होंने सिंगल जो डायरेक्शन देते हैं, जो पुराना नियम चल रहा था सिंगल डायरेक्शन का, कि एक ही आदमी क्या होता था, तकनीकी रूप से भी उसको गाइड करता था और प्लान के आधार पर बताता था कि ये हमें करना है, कैसे करना है, क्या करना है। दोनों जो एक ही काम करता था उसको बांट दिया और उन्होंने कहा कि इसको 8 भागों में बांटिए और हर को छोटा छोटा काम दे दिया कि आपको इतना बताना, आपको इतना बताना। इस प्रकार से 8 वाले एक कार्यात्मक फोरमैन का समूह बनाया, हर कंपनी के लिए बोला कि अनिवार्य है, और उसके आधार पर मजदूरों को वहां से डायरेक्शन मिलेगा, ठीक। तो इसको इन्होंने व्यवस्था को खारिज किया, जिसके एक मजदूर को सिर्फ एक सेमेस्टर से आदेश जो प्राप्त होता था वो खत्म हो गया। तो जो आदेश एक जगह से मिलने वाला था, अब वो आदेश 8 जगह से मिलेगा, और हर आदमी जो आदेश दे रहा होगा वो अपने टेक्निकली जो है अपनी जगह मजबूत स्थिति में होगा और वही अपने ही क्षेत्र का आदेश मजदूर को दे रहा होगा। तो पहली बात इन्होंने क्या की, अपने टेक्निक, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए बोला कि आपको कार्यात्मक फोरमैनशिप अपनाना है। दूसरी बात करते हैं ये गति अध्ययन की। क्या है गति अध्ययन? यह कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की एक तकनीक है। किसकी? कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की तकनीक है। इसमें किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों को का अवलोकन और फिर गतियों का सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण शामिल है। समझिए क्या चीज है ये। जैसे कि मान लीजिए एक मजदूर है,
वो फावड़ा चलाता है। इन्होंने फावड़े का एग्जांपल दिया, इसलिए मैं आपको फावड़ा पढ़ा कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था बताया कि एक मजदूर है, वो फावड़े का हैंडल कैसे पकड़ना है, फावड़े से मिट्टी निकालनी है तो कैसे निकालनी है, साथ साथ फावड़े के हैंडल की लंबाई कितनी हो, फावड़े के जो जिसमें मिट्टी टिकती है वो कितना चौड़ा हो, इन सब चीजों को बताया और कहा कि वो जिस प्रोसेस से काम कर रहा है उस गतिविधि का अवलोकन किया और फिर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो समुचित था, तरीका था मतलब कार्य करने का, फावड़े से मिट्टी निकालने का, उसका जो है निर्धारण कर दिया। उसे क्या कहा, इस तरीके से करोगे तो इस गति से काम होना शुरू हो जाएगा। इसी को उन्होंने क्या कहा, गति अध्ययन कहा। इस प्रकार यह औजारों साधनों कच्चे माल, हस्त एवं शारीरिक इत्यादि जो गतिविधियां थी उस पर विचार के साथ साथ बेहतर काम को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। संक्षेप में यह काम करने की एक सर्वश्रेष्ठ रास्ते की तलाश करता है, उसके लिए बनाया गया। जैसा मैंने समझाया, आप लोग मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा कि एक किसी भी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। भाई मान लीजिए, आप वैसे उदाहरण समझिए कि आपको एक ट्रक मिट्टी लानी है तो उसके कई रास्ते हो सकते हैं ना भाई। आपने एक ट्रक किराए पे ले लिया, आपने एक ट्रक खरीद लिया, आपने अपने किसी दोस्त से कह दिया, या आपने कहा कि हम ट्रक से नहीं लाके हम बुग्गी से लेके आएंगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा किसी कार्य को करने का वो सबसे किफायती होगा और सबसे बेहतर होगा। तो वही है अल्टीमेटली इनका गति अध्ययन। फिर बात करते हैं समय अध्ययन की। समय अध्ययन क्या है, यह काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करता है। मतलब आपको एक बोरी में मिट्टी भरनी है, उसमें आपका समय लग रहा है, अगर सही गतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिनट। तो उन्होंने निर्धारित कर दिया एक बोरी को भरने के लिए 5 मिनट, तो 100 बोरी को भरने के लिए जितना समय लगना चाहिए, अगर उतने समय आपने बोरी 100 नहीं भरी तो इसका मतलब आपने क्या किया, काम चोरी की। इसको इन्होंने फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो है काम चोरी घटना रुक गई। मानक समय निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह योजना में व्यापक काम को नियोजन में मदद करता है और गति अध्ययन के बाद आता है। क्यों, गति अध्ययन के बाद ही आएगा, जाहिर सी बात है। जब वो एक प्रॉपर गति आप प्राप्त कर लोगे, देख लिया जाएगा कि हाँ इस प्रकार से अगर आप काम करते हो तब 5 मिनट में एक बोरी भर देते हो, तो गति का पता चला। इसका मतलब आपको फिक्स उसी पैटर्न पे काम लगातार करना है, पैटर्न बदलना नहीं है आपको अपने काम का। तो गति अध्ययन के बाद समय अध्ययन आया और समय ने बता दिया कितने समय में काम हो जाएगा अगर इस प्रोसेस से आप जो है इसको यूज करोगे। इस तकनीक के लिए उन्होंने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया था, जिससे ये आइडिया लगे एग्जैक्ट, जैसे सेकंडों का इन्होंने हिसाब रखा। तो उससे क्या हुआ, पूरे काम को दिन भर को डिवाइड कर दिया और सारा का सारा सिस्टम जो है सेट हो गया। तो फिर गति अध्ययन के बाद इनकी अगली तकनीक क्या थी, समय अध्ययन। अंतरिम पीस रेट सिस्टम, ये क्या है देखिए। टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया। मतलब जितने पीस काम किया आपने, जैसे बोरी की बात हमने की, तो जितनी बोरी भरी उतने बोरी का भुगतान मिलेगा आपको। मान लो दिन भर में आपकी सैलरी है 800, ज्यादा बता दिया 80 रुपए, उस समय के साथ सोचिए, और आपको कहा गया कि आपको 80 बोरी भरनी है, तो यानी एक बोरी भरोगे तो आपको 1 रुपए मिलेगा। आपका टाइम का निर्धारित 10 से 5 का, तो आपको निर्धारित हो गया ना 80 बोरी भरा दिन भर में, तो आपको 80 रुपए मजदूरी मिल गई, यानी एक बोरी का। अब मान लीजिए आप काम चोरी कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने खूब अवहेलना की इन चीजों की, किसकी, समय और गति अध्ययन की। आप दिन भर में बोरी भर पाए 40, कहा कि नहीं जी हमने तो क्या कहते हैं कि समय का जो आपने टेक्निक बताई थी उसी टेक्निक से काम किया है और उसी सिस्टम से काम किया, लेकिन तब भी हम मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं एकदम फिक्स है, आपने इतना दिन में इतनी बोरी आपको भरनी थी, अगर आप 40 भर पाए तो आपको भुगतान जो है अब 40 का ही मिलेगा। यही है इनका पीस रेट सिस्टम। टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट भुगतान का सुझाव दिया, इसलिए इस भुगतान योजना को अंतरीय पीस रेट सिस्टम कहा गया। इस योजना के तहत मजदूरों को मानक तक निम्न पीस रेट, मानक पर एक बड़े बोनस और मानक के ऊपर उच्च पीस रेट का भुगतान किया जाता है। भुगतान की यह योजना मजदूरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करे। बस इन्होंने यही तक नहीं रोका इस सिस्टम को, इसने कहा कि अगर आपने 80 बोरी आपको भरना है, 80 रुपए मिलेगा, लेकिन आपने 10 से 5 के समय में क्या किया, 100 बोरी भर दी, तो आपको बोनस मिलेगा। और अगर आपने 80 की जगह आपने भर दी 160, तब आपको उच्च जो है बोनस जो है दिया जाएगा और बेहतर भुगतान किया जाएगा।
तो इससे क्या होगा, ये प्रेरित होंगे ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कम समय में। तो ये है इनकी अंतर पीस रेट की सिस्टम की तकनीक। फिर ये बात करते हैं, अगला अपना तकनीक बताते हैं अपवाद सिद्धांत को। वो क्या है अपवाद सिद्धांत? इसके अनुसार प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा। क्या करेगा? प्रबंधन जो है मैनेजमेंट हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड का प्रावधान करेगा। भाई वही बात जैसा मैंने बताया कि 80 की जगह 60 भर दी तो पुरस्कार, और 80 की जगह 40 भरे तो आपको आर्थिक दंड देना पड़ेगा। तो टेलर ने सुझाया कि जिन वस्तुओं का अपवाद मानक के अनुसार हो रहा है उनसे प्रबंधकों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ कि जहां पर जो काम परफेक्टली चल रहा हो, प्रबंधक जो हो, जो मैनेजमेंट वाले लोग हों, वो उस पर मत उलझें। उनको क्या करना चाहिए, बल्कि उनका सरोकार उन अपवाद स्वरूप वस्तुओं पर सिर्फ होना चाहिए जिनका उत्पादन मानकों के अनुसार नहीं हो रहा। इसे इन्होंने कहा अपवाद का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि भाई जो चीज, मतलब अब मान लीजिए बोरी वाला काम चल गया, अब दिक्कत आ रही थी कि वो फावड़े को सही प्रकार से काम नहीं ले पा रहे हैं उससे, तो कहा कि मैनेजमेंट को उधर ध्यान देना चाहिए। चलिए प्रोडक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अब हो सकता है पैकेजिंग वाले डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही हो, तो पैकेजिंग वाले पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन वाले को अब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। अन्य तकनीकें भी इनकी, उपरोक्त तकनीकों के अलावा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए निम्न अन्य तकनीकें भी बतलाई हैं। अलग योजना प्रकोष्ठ या विभाग की स्थापना, मतलब एक अलग योजना, मतलब प्लानिंग के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए। समय बचाने के साधन जैसे स्लाइड रूल का प्रयोग, मतलब कि जो आप नापने वाला एक स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक लागत यंत्र बनाइए। मजदूरों के लिए निर्देश कार्ड हो, सुबह जारी कर दिया जाए, बोर्ड बना के लिख दिया जाए कि आज इस मजदूर को यह काम करना है। इस प्रकार की तकनीकें इन्होंने बताई थी अपने प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। तकनीकें सदैव किसी भी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। अतः वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें द्वारा टेलर ने अपने सिद्धांतों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, और तकनीकें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए तकनीकें महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष के रूप में इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके। अब देखिए, सब कुछ तो सही है, बड़ा अच्छा कह दिया इन्होंने, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन फिर भी इनके वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना और विरोध भी होती है। इस पर स्वतंत्र क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो क्यों होते हैं हम लोग देखते हैं इसको, क्या है इनका। कोई भी सिद्धांत या विचारधारा तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, परंतु समय के साथ साथ उसमें समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब इन्होंने ये सब विचारधारा दी तब बड़ा परफेक्ट था। वैसे समझिए जैसे आजाद भारत का संविधान तत्काल बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसमें संशोधन होने शुरू हुए। क्योंकि आवश्यकता ऐसी पड़ी। तो इसी प्रकार इन्होंने जब बनाया, उस समय की ऐसी स्थिति थी कि इनका वैज्ञानिक प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन समय बीतते साथ इसमें समस्या दिखनी शुरू हो गई। वैज्ञानिक प्रबंधन भी इससे अछूता न रह सका और अपनी कुछ कमियों के कारण उसके अनेक विचारकों ने इसकी कुछ बिंदुओं पर आलोचना विरोध प्रकट किया, जो कि निम्नलिखित है। कारखाना स्तर, जो कि निचला स्तर है, के कामकाज पर ध्यान केंद्रण और उच्च स्तर पर सांगठनिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा के कारण इसकी आलोचना की गई। कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपना कारखाने स्तर पर ही, यानी मजदूर वर्ग पर ही सारा ध्यान दे दिया। हायर लेवल पर जो था इनका सिस्टम, जहां जैसे किसी संगठन काम करने वाला, यानी मैनेजमेंट वाला सिस्टम पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहा गया कि अगर आपने जब एक ही बिंदु पर पूरा अपना फोकस कर रखा है पूरे सिद्धांत को, तो इसलिए पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए इसे अधूरे सिद्धांत की संकल्पना दी गई। दूसरी आलोचना का विषय क्या है इनके लिए, संगठन में मानवीय पहलुओं की अनदेखी की गई है। वो कह रहे 80 बोरी का टारगेट की जगह 60 बोरी भर दो, 200 बोरी भर दो। अब ये नहीं देख रहे हैं कि वो 200 बोरी भर तो देगा, लेकिन उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे एक जो है मशीन समझ लिया इन्होंने मनुष्य को, तो इसे यांत्रिक सिद्धांत यानी मशीनी सिद्धांत कहकर इसकी बुराई की गई। ठीक। तीसरा, मानवीय प्रेरणा को कम आंका गया और अति सरल बनाने के कारण भी इसकी आलोचना की गई। मतलब जो प्रेरणा के बिंदु थे उसे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लेवल तक रख दिया गया, पैसा देते जाओ काम करता जाएगा, पैसा देते जाओ काम करता जाओ। लेकिन भाई साहब, एक प्रयोग
लगातार सफल नहीं हो सकता। आप एक बार एक आदमी को खूब पैसा दे दीजिए, शुरू में खूब काम करेगा, लेकिन मानव की क्षमता होती है, आप उसको कितना भी पैसा दे दो, अगर वो थक गया तो नहीं कर पाएगा काम ना। तो उन्होंने क्या हुआ, उस सिर्फ पैसे को ही प्रेरणा माना और उसी आधार पर उसको बहुत अति सरल मान लिया प्रेरणा जैसे बिंदु को, इसलिए आलोचना होती है। इसकी आलोचना की जाती है। एल्टन मेयो, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, एल्टन मेयो का हार्थन प्रयोग हुआ था। उसके अध्ययनों ने खुलासा किया कि संगठन के कार्य जो थे और उसका जो निर्धारण था वो मजदूरों के व्यवहार की व्याख्या में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर आर्थिक कारकों से भी अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिया। मतलब हम लोग जब एल्टन मेयो के सिद्धांत पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां पे साफ दिखाई देता है, कुछ ऐसे प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है कि क्या आपका जो आर्थिक कारक हैं वो कमजोर पड़ गए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक के आगे। अगला है मजदूरों के उत्पादन से जुड़े व्यवहार शारीरिक कारक से ही सरोकार रखने के कारण मार्च एवं साइमन ने इसकी कल्पना कैसे की है, शारीरिक प्रबंधीय विचारधारा के रूप में। कहने का अर्थ है मजदूरों के उत्पादन से जुड़े सिर्फ व्यवहार, उनके शारीरिक कार्य कैसे करें, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए सारा ध्यान उस पर दिया। इसी वजह से मार्च और साइमन थिंकर हैं लोक प्रशासन की, इन्होंने इसकी कल्पना कर दी और इसके बारे में कहा कि शारीरिक प्रबंध की विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है कि शरीर का प्रबंधन कैसे करना है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ये। इसके बाद इसके सबसे ज्यादा विरोधी मजदूर नेताओं ने किया। टेलर के सिद्धांत अमल में मजदूरों और मालिकों के बीच जो है अंतर्विरोध खत्म हो जाता है और इस बीच जो है जो प्रभावी सरकारी संस्थापित होती है ट्रेड यूनियन की आवश्यकता जो है समाप्त हो जाती है। ऐसे में उनका जो बता दिया कि आप जो है अपवाद, जो उन्होंने कहा ना कि मानसिकता ऐसी बनाओ कि दोनों को लाभ हो। ऐसे में क्या हुआ, जो मजदूर नेता थे ट्रेड यूनियन वालों ने विरोध करना शुरू किया था, कैसे तो भाई मामला हमारा बिगड़ जाएगा। एक विरोध यहाँ पे भी देखने को मिलता है। टेलरवाद को न केवल उनकी भूमिका बल्कि ट्रेड आंदोलनों पर सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के लिए खतरा माना गया। वैज्ञानिक प्रबंधन और मजदूर यूनियनवाद के सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते। इनको कहा गया कि ये एक ऐसी चीज है जिससे क्या होगा, मजदूरों का जो है जो सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत था, क्योंकि भाई जब मजदूर जब यूनियन या इकट्ठा होता है तो इस वजह से इकट्ठा होता है कि सब लोग सामूहिक डिमांड करें। लेकिन जब आप इन्हें बांट दिया, इन्होंने टेलर ने क्या किया, कहा कि भैया जो जितना कमा पाएगा तो हर आदमी कमाने पर लग जाएगा। आधे लोग हो सकता है कि यूनियन में शामिल हो, आधे लोग तुम लोग अपना अपना करो हड़ताल हड़ताल, हम जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, हमको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए भी इनका विरोध होता है। अगला विरोध का बिंदु है इनका, दो कारणों से प्रबंधक भी इनका विरोध करते हैं। जो प्रबंधक वर्ग है वो भी विरोध करता है। पहला, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से उन्हें अपने निर्णय और स्वविवेक से जो है हाथ धोना पड़ेगा। जब जब सब कुछ सिस्टमेटिक और साइंटिफिक हो जाएगा तो उनके पास डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, टेलरवाद के कारण उनके काम और जिम्मेदारियां भी क्या है, बढ़ जाती हैं। तो ये दो कारण थे जिसके कारण जो प्रबंधक वर्ग है वो भी है इनकी आलोचना करता। तो ये इनकी आलोचना कुछ बिंदु थे, लेकिन कुल कितनी आलोचना कर लो उसके बाद भी टेलरवाद अपने समय की तुलना में, हम बात अभी की ना करके जब भी आया था तब की अगर बात की जाए तो वो अधिक प्रासंगिक दिखता है वर्तमान में भी। कारण कुछ विचारकों का तो ये मानना है कि 9 लोक प्रबंधन, जो आप लोगों ने 9 लोक प्रबंधन देखा, वहां पे भी आप लोगों को मैंने पता समझाया था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां का भी अल्टीमेट क्या है, प्रोडक्शन, फाइनली लाभ। और टेलरवाद भी क्या था, लाभ को बढ़ावा देना। दोनों जगह की मूल संकल्पना क्या है, लाभ और काम करने का एक बेहतर तरीका। तो कुछ विचारक कहते हैं कि जो 9 लोक प्रबंधन, अब जो नई विचारधारा सबसे लेटेस्ट लोक प्रशासन की, वो कुछ और नहीं बल्कि टेलरवाद का ही नया रूप है। अतः इसकी आलोचना कुछ बिंदुओं को छोड़कर अप्रासंगिक प्रतीत होती है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं कि आर्थिक पक्ष को ही हमेशा देखा, ये जरूर आलोचना का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे सिद्धांत को ही खराब बता दो, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये अवश्य है कि अपने सिद्धांतों में मानवीय पक्ष को ये शामिल नहीं कर पाए, मगर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए, जब ये टेलरवाद आया था या वैज्ञानिक प्रबंधन आया था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद उस समय की स्थितियां ऐसी नहीं थी कि आप हर बिंदु पे काम कर सको। नया नया औद्योगिकरण हुआ था, नई नई चीजें आई थी, तो ऐसे में क्या है कि आप आर्थिक पक्ष को ही और उद्योग को बढ़ावा देना ही उस समय उचित था। तो ऐसा मानना है लोगों का। तो चलिए आज यही रोकेंगे, ठीक है। ये पूरे यूनिट हो गई, इसके साथ और भी जो बिंदु होंगे संकेतक पे हम लोग देखेंगे। और निश्चिंत कभी मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों तक मोटी मोटी समझ पहुंचाना, एक अभी आंसर राइटिंग सारी चीजें इस पे होंगी। तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और कोई भी लोक प्रशासन के संदर्भ समस्या हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर।